मेरा नाम माला है। दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी की कहानी तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जिस वक्त मुझे दुनिया की भी समझ नहीं थी। मैं तब बहुत छोटी थी। मेरा बहुत बड़ा परिवार था। मेरे पापा घर में सबसे बड़े थे। उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मेरे पापा के 3 बहनें थीं जिनकी शादी की जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर ही थी, और मेरा एक चाचा थे जिनके पढ़ने की जिम्मेदारी भी मेरे पापा के ऊपर ही थी। क्योंकि मेरे दादा इस दुनिया में नहीं थे, दादा के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर आ गई थी। पापा ने अपनी तीनों बहनों की शादी कर दी, चाचा को भी पढ़ाया लिखाया और उन्हें शहर भेज दिया। तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। जब मैं 8 साल की हुई तो मेरा एक छोटा भाई हुआ। घर में सारे लोग बहुत खुश थे। मेरे छोटे भाई के आने की खुशी में घर के सारे लोग जमा हुए थे। चाचा भी शहर से आ गए थे। घर में खुशियों का माहौल था। इस बीच पापा ने चाचा से मेरे लिए बात की। पापा कहने लगे, मोहन, तुम माला को अपने साथ शहर लेकर जाओगे। मैं चाहता हूँ कि माला वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करे। तुम वहाँ अच्छे स्कूल में माला का एडमिशन करवा देना। मैं जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन पापा का कहना था कि तुम शहर में ही पढ़ाई करोगी। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मैं माँ के पास चली गई। मैंने कहा, माँ, मुझे नहीं जाना, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन माँ भी कहने लगी, बेटा, शहर में अच्छी पढ़ाई होती है, तुम वहीं चाचा के साथ रहना, चाचा है ना तुम्हारे साथ, तुम वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो तुम हमारे पास आ जाना। मैं अपने चाचा के साथ शहर आ गई। मेरे चाचा शहर में अकेले रहते थे और उनके साथ एक दोस्त भी रहता था जिनका नाम सुधीर था। मेरे चाचा ने यहाँ पर अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। कुछ दिनों तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं टाइम से स्कूल जाती थी और टाइम से स्कूल से वापस आ जाती थी। घर में थोड़ी बहुत पढ़ाई करती थी। घर के जो भी काम होते थे वह मेरे चाचा और उनके दोस्त ही करते थे। मेरे चाचा के साथ उसका एक दोस्त भी रहता था। मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था कि इस बीच मेरे चाचा के दोस्त सुधीर अंकल ने मेरे साथ बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता था। मेरे चाचा घर पर नहीं होते थे, सुधीर अंकल घर पर रहा करते थे। मैं स्कूल से घर आती तो सुधीर अंकल घर पर ही होते थे। वह कहते थे, माला, स्कूल से आ गई क्या? आओ, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। मैं कहती थी, नहीं अंकल, मैं चेंज कर लूँगी, मुझे कपड़ा बदलना आता है। लेकिन सुधीर अंकल कहते थे, अरे आओ तो मैं बदल देता हूँ। वह मुझे कपड़े बदलने के बहाने से बुलाते थे अपने पास। फिर वह मुझे कहने लगते, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ, तुम्हारे चाचा है कि तुम पर ध्यान ही नहीं देता है, बस वह अपने कामों में बिजी रहता है, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुधीर अंकल मुझे नहाने के बहाने से बाथरूम में ले जाता था। मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे बहुत ही गंदी तरह से पूरे शरीर में अपना हाथ फेरता था। मैं रोती थी तो वह कहता था, रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें नहला दे रहा हूँ, और देखो मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रहा हूँ यह सब तुम अपने चाचा को मत बताना, वरना चाचा तुम पर गुस्सा करेंगे। मैं खामोश हो जाती थी। सुधीर अंकल कहते थे, मैं जो भी तुम्हारे साथ करता हूँ वह अपने चाचा को कभी मत बताना, वरना चाचा तुम्हें बहुत मारेंगे। मैं डर जाती थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया। मैंने अपने चाचा को कभी कुछ नहीं बताया और माँ पापा से भी कभी बात नहीं होता था। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मेरे साथ अब यही होता था। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अब मैं सुधीर अंकल को पहचान चुकी थी कि वह गंदे अंकल हैं, वह अच्छे नहीं हैं। चाचा मुझे स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्कूल से घर आती तो मैं सुधीर अंकल को घर पर नहीं देखती तो मैं जल्दी से अपने कमरे में चली जाती थी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी और चाचा के आने पर ही दरवाज़ा खोलती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था मैं घर पर आती तो सुधीर अंकल पहले से ही घर पर मौजूद होते थे। उस दिन सुधीर अंकल मेरे साथ बहुत गलत करते थे। मेरे कपड़े बदलने लगते थे, मुझे गंदी तरीके से छूने लगते थे। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने चाचा को बताना चाहती थी, लेकिन सुधीर अंकल कहते थे कि चाचा मुझे ही मारेंगे, इसलिए मैं डर जाती थी। मैं अपने चाचा को भी कुछ नहीं बताती थी। इसी तरह से 7 साल गुजर गए और इस बीच मैंने बहुत कुछ सहा था। सुधीर अंकल जो थे उसे भगवान ने सज़ा दे दी थी। एक एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया था। वह काम करके घर आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। अब घर पर सिर्फ मैं और मेरे चाचा ही रहते थे। मैं अपने चाचा के सारे काम कर दिया करती थी। चाचा जब काम से घर आते तो चाचा भी मेरे साथ काम करते थे। मेरे साथ सुधीर अंकल ने जो भी किया था वह मैंने किसी को नहीं बताया। उसे मैं भूलने की कोशिश करने लगी। इतना आसान
तो भूलना नहीं था, लेकिन मैं भूलने की कोशिश करती थी। एक दिन पापा का फ़ोन आया। चाचा को गांव बुला रहे थे क्योंकि गांव में दादी ने एक लड़की देखी थी चाचा के लिए। मैं बहुत खुश थी अपनी माँ पापा से मिलने के लिए। चाचा और मैं गांव चले आए। चाचा की शादी हो गई और हम फिर शहर आ गए। मैंने अपनी माँ पापा को भी सुधीर अंकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके किए की सज़ा दे दिया था। तो इस चीज़ को किसी को बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। अब शहर में मैं और चाचा और चाची हम सब साथ रहने लगे थे। अब मुझे यहाँ रहने में अच्छा लगने लगा था क्योंकि मेरे साथ अब चाची थी। लेकिन चाची के आने के बाद चाचा बिल्कुल बदल से गए थे। चाचा सिर्फ चाची का ध्यान रखते थे। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उस चीज़ के लिए मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी थी। मुझे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होने लगी थी। मुझे पैसों की भी ज़रूरत होती थी। मैंने 10वीं तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। चाचा ने मेरी एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था, लेकिन अब चाचा के ऊपर चाची की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। मेरे अपने भी खर्च थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं कॉलेज के साथ साथ कुछ काम भी करूंगी। मैंने चाचा से बात किया कि मैं काम करूंगी और बीच बीच में कॉलेज जाऊंगी। चाचा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम पढ़ाई और काम दोनों संभाल सकती हो एक साथ तो फिर करो। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम या फिर खाना देने का काम कर सकती थी। मैं एक दो होटलों में काम करने के लिए जा कर बात करने लगी। किसी किसी होटल में तो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही होते थे। मैं सिर्फ लड़कों वाली जगह पर काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मेरे साथ जो हो चुका था उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे लड़के और नौजवान मर्दों से बहुत डर लगता था। मैं ऐसे होटल में काम करना चाहती थी जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों काम करती हो। खैर, एक बहुत बड़ा होटल था जिसके अंदर मैं गई, जहाँ पर मैंने देखा लड़के और लड़कियाँ दोनों काम कर रही हैं। मैं वहाँ पर गई तो मैंने कुछ लोगों से बात की। उन्होंने मुझे मैनेजर से बात करने के लिए कहा। मैंने होटल मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने मुझे ऊपर से नीचे गौर से देखा। मैं उसके देखने से बहुत डर गई थी। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर मेरा फिगर बहुत ही अच्छा था। मैं सांवली सी थी। खैर, मैनेजर ने मेरे बारे में जो भी पूछा मैंने उन्हें बता दिया। होटल के मैनेजर ने कहा, ठीक है, तुम खाना देने का काम कर सकती हो। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा, सर, मेरी सैलरी क्या होगी? उन्होंने कहा, तुम्हें महीने के 8,000 सैलरी मिल जाएगी। वैसे तुम क्या करती हो? मैंने उन्हें कहा, सर, मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैं यह काम भी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, चलो अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती हैं। मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा। तुम्हें कॉलेज के लिए जब छुट्टी चाहिए होगी तुम ले सकती हो। मैं खुश हो गई थी। सर ने कहा, कल से ही तुम काम पर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है सर। मैं वहाँ से निकल गई। घर आई तो मैंने चाचा से कह दिया, चाचा, कल से ही मैं काम पर जाऊंगी। उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी मर्जी है। खैर, सुबह हुई तो मैं अपने काम के लिए निकल गई। वहाँ गई तो पता चला कि होटल की अपनी ड्रेस होती है, उसे पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना हम काम नहीं कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर ड्रेस दिया गया था जो कि काफ़ी छोटा था। होटल में ज़्यादातर लड़के ही थे, लड़कियाँ बहुत कम थी। मुझे बहुत अजीब लगने लगा था इन कपड़ों को पहनने में। मैं सोची कि मैनेजर सर से बात करती हूँ। मैं मैनेजर के पास गई। मैंने कहा, सर, क्या मैं अपने घर के कपड़ों में काम कर सकती हूँ? उन्होंने बहुत प्यार से मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, होटल का रूल है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें होटल के ड्रेस में ही काम करना होगा, क्योंकि यह मेरे होटल का ड्रेस है। तुम्हें ड्रेस पहनना ही होगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वह ड्रेस पहन लिया और मैं काम पर लग गई। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी आते थे जो बहुत ही गंदी नज़रों से देखा करते थे। आवारा लड़के भी आते थे। मेरी उम्र तो 15 साल थी, लेकिन मैं 15 साल की नहीं लगती थी। मैं काफ़ी बड़ी लड़की लगती थी। खैर, धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया और इस होटल में काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। आज मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं पहली कमाई से रीना के साथ पार्टी करूँगी। रीना भी इसी होटल में काम करती थी। रीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे जब सैलरी मिला तो मैं रीना के साथ पार्टी करने के लिए चली गई। मैंने और रीना ने मिलकर एंजॉय किया। रीना अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर आ गई। बीच बीच में मैं कॉलेज भी जाती थी। मुझे छुट्टी मिल जाया करता था और मैं होटल में भी पूरी ईमानदारी से काम करती थी। एक दिन मैनेजर ने गौतम को मेरे पास भेजा। वह लड़का होटल में ही काम करता था। गौतम रीना का बॉयफ्रेंड था।
वह मेरे पास आया और कहने लगा, माला तुम्हें मैनेजर सर ने बुलाया है। मैंने कहा क्यों, मुझे सर ने क्यों बुलाया है? वह कहने लगा, मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे थोड़ी बताया है। उन्होंने बस कहा कि माला को भेज दो, उससे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं डरी सहमी मैनेजर के पास गई। मुझे अकेले उनके पास जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ जो हो चुका था उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता था। मैं जानती हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि जो लोग हवस के भूखे होते हैं वह उम्र की भी लिहाज नहीं करते। मैनेजर सर मुझसे काफ़ी बड़ा था। वह 28 साल का नौजवान मर्द था। मैं उनके सामने बहुत छोटी थी। मुझे कैबिन के अंदर जाने से बहुत डर लग रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मैं कैबिन के अंदर चली गई। सर कैबिन में ही थे। मैंने कहा, सर आपने मुझे बुलाया है? उन्होंने कहा, हाँ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने कहा, माला तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने कहा, सर फ़िलहाल तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। कहा, यह लो, यह तुम्हारे लिए है। मैं कांपती हुए हाथों से उस डिब्बे को पकड़ा। मैंने कहा, सर यह क्या है? वह कहने लगे, खोल के तो देखो। मैंने कहा, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगे, अरे खोल कर तो देखो, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने उस डब्बे को खोल कर देखा तो उसमें मोबाइल थी जो काफ़ी महंगी लग रही थी। मैंने कहा, सर यह तो मोबाइल है और यह तो काफ़ी महंगी है। उन्होंने कहा, तो क्या हो गया, यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने कहा, सर मुझे नहीं चाहिए, मैं ये आपसे कैसे ले सकती हूँ? वह कहने लगे, अच्छा नहीं ले सकती हो, क्यों नहीं ले सकती हो? ठीक है, अपने घर में कह देना होटल की तरफ से तुम्हें गिफ्ट मिला है। वह मुझे कहने लगे, तुम्हें पता है मैं यह मोबाइल तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? मेरे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं, जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सब के पास मोबाइल है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम अकेले आना जाना करती हो, कॉलेज में भी पढ़ाई करती हो। अगर तुम्हें बीच में कहीं पर कोई दिक्कत आ गई तो तुम फ़ोन से किसी को अपने पास बुला सकती हो मदद के लिए। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, अभी तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं है। मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी तरफ से पूरे सपोर्ट रहेगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बाकी के टाइम तुम काम कर सकती हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं मोबाइल लेकर केबिन से बाहर निकल आई। रीना मेरे हाथों में मोबाइल देखकर कहने लगी, माला तुम मोबाइल कब ली? मैंने कहा, छोड़ो ना रीना, मैं कहाँ इतनी महंगी मोबाइल ले पाती, मुझे तो सर ने दिया है। वह कह रहे थे तुम्हारी सेफ्टी के लिए यह मोबाइल है। मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया तो मैंने रख लिया। रीना कहने लगी, अरे यार, कोई भी इतनी महंगी मोबाइल बेवजह नहीं देता, कहीं अमन सर तुम्हें पसंद तो नहीं करते हैं? मैं रीना की बातों से डर गई। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल आने लगा, कोई बेवजह इतनी महंगी मोबाइल क्यों देगा। खैर मैंने रीना की बात को टाल दिया और मैंने उससे कहा, रीना दोबारा ऐसी बातें मत करना। रीना मुझसे काफ़ी बड़ी थी, उसे समझ थी और वैसे उसने जो बात कही उसमें मैं भी सहमत थी। खैर मैं घर आई तो चाचा ने भी मुझसे सवाल किया कि यह मोबाइल तुम कहाँ से लाई हो? मैंने कहा, चाचा मैं जिस होटल में काम करती हूँ उस होटल के स्टाफ के पास मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैनेजर ने मुझे यह मोबाइल दिया है। फिर चाचा ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन चाची मेरे पीछे पड़ गई। चाची कहने लगी, माला कोई भी इतनी महंगी मोबाइल भी बेवजह नहीं देता, क्या मैनेजर तुम्हें पसंद करता है? मैंने कहा, चाची ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने चाची की बात को भी झटक दिया। हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया और मैं अपने कमरे में आ गई और मोबाइल में कुछ देखने लगी। मोबाइल चलाते चलाते मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं फ़्रेश हुई। फ्रेश होकर मैं काम के लिए निकल गई। मैं काम पर जब आई तो रीना मेरे पास आई, साथ में उसका बॉयफ्रेंड गौतम भी था। वह कहने लगी, अरे माला तुमने तो अपना नंबर मुझे दिया ही नहीं, जल्दी से अपना नंबर दो, हम फ़ोन पर बातें करेंगे। रीना को मैंने अपना नंबर दे दिया। हम अपने अपने कामों में लग गए। हमने अपना काम किया और हमेशा की तरह घर आ गई। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। एक दिन मैं मोबाइल में कुछ देखती रहती हूँ कि तभी मेरे नंबर पर मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, माला आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तुम अपने बालों को हमेशा खोल कर रखा करो, खुले बालों में तुम और भी अच्छी लगती हो। मैंने कहा, कौन हो तुम? मेरा यह नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? वह कहने लगा, मैं कौन हूँ यह मैं तुम्हें अपने पास बुलाकर बताऊँगा, फ़िलहाल तुम यूँ ही समझ लो तुम्हारे बहुत करीब हूँ मैं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह ख्याल आया
कि यह अमन सर तो नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमन सर ही हो सकते हैं, पर वह मुझे नहीं बता रहे हैं। हो सकता है वह मुझसे प्यार करते हो सकता है वह मुझसे कुछ दिनों के लिए अनजान बनकर बात करना चाहते हो। मैं भी खुश हो गई थी क्योंकि मुझे भी अमन सर की पर्सनालिटी बहुत पसंद थी। उनका मुझसे ऐसे प्यार से बात करना, मेरी इतनी फिक्र करना मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। अमन सर बहुत अच्छे थे, मैं दिल ही दिल में उनको बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे उनका नंबर मांगूं। मैं अमन सर से नंबर कैसे मांग सकती थी? वह मुझसे काफ़ी बड़े हैं। अगर मैं उनसे नंबर मांगती तो वह मुझे गलत समझ लेते, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि अमन सर मुझे गलत समझे। खैर, अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही मेरे पास मैसेज कर दिया। उधर से मैसेज आता है कि आज तुम गुलाबी रंग के कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं खुश हो गई थी, मैं मुस्कुराने लगी थी। हमारे बीच ऐसे ही बात होने लगा। अब मैं जब भी काम पर जाती तो मैं अपने बालों को खुला करके जाती थी और मैं अमन सर को देखकर मुस्कुरा पड़ती थी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था कि वह मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौतम भी आजकल मुझसे काफ़ी बातें करने लगा था। बहाने बहाने से वह मेरे पास आता था। वह मुझे ऐसे देखा करता था जैसे वह मुझे खा जाएगा। मैंने गौतम को हमेशा मना किया कि तुम ऐसे मुझे क्यों देखते हो। वह कहता था, अच्छी लग रही हो इसलिए देख रहा हूँ। आज मन किया कि तुम्हारी तारीफ़ कर दूँ। मैंने कहा कि मेरी तारीफ़ मत करो, रीना की तारीफ़ करो। तो वह हंस पड़ता था, कहता था बीच में रीना को क्यों ला रही हो। मैं कहती क्यों न लाऊं, वह तुम्हारी होने वाली पत्नी जो है। वह कहने लगा, हाँ पर तुम भी तो मेरी साली हो। मैं उसकी बातों को झटक देती थी। मुझे ज़्यादा किसी से हंसी मजाक करना पसंद नहीं था। वैसे भी गौतम मेरी दोस्त के होने वाले पति था। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहा था। हम मैसेज में बहुत बातें करते थे। मैं कॉल पर बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मना कर देते थे। कहते थे कॉल पर भी बात करेंगे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद। बातें करते करते मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने मोबाइल देखा। मोबाइल में मैसेज था कि मैं तुमसे आज अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्या तुम मिलने के लिए आ सकती हो। मैं मिलने के लिए तैयार हो गई। मुझे यकीन था कि यह अमन सर ही हो सकते हैं और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश थी। आज मैंने सोच लिया था कि अमन सर ने अपने दिल की बात कही तो मैं भी अपने दिल की बात उनसे कह दूंगी। मैं कह दूंगी उनसे कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जल्दी से फ्रेश हुई। नहा धोकर मैंने गुलाबी रंग के कपड़े पहने। मैंने खुद को तैयार किया और मैं घर से निकल गई। उन्होंने मुझे जगह बता दिया कि मुझे कहाँ आना है। रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। जब मैं वहाँ पर आई तो यह जगह काफ़ी सुनसान था। मैं इधर उधर नज़र घुमाकर देखी तो पास में ही एक खंडर सी जगह थी। मैं उस जगह को देखकर डर गई। मैंने सोचा अमन सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ये कितनी डरावनी जगह है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी अचानक से मेरी नज़र जिस इंसान पर पड़ा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने कहा, तुम यहाँ पर? वह कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर। क्यों, मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा, इसका मतलब आज तक जिससे मैसेज में मैं बात कर रही थी वह तुम थे। वह कहने लगा, हाँ मैं तुमसे बातें कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। वह कहने लगा, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, बकवास मत करो, मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने अपना कदम बढ़ाया कि उस इंसान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा। मैंने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। मेरे थप्पड़ मारने पर वह मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मैंने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन उस पर शैतान हावी हो गया था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वह इंसान के नाम पर एक हैवान था। वह अपनी हवस मिटाकर जा चुका था। मैं ज़मीन पर बेहाल पड़ी हुई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर खड़ी हो सकूं। मैं चाचा के पास बहुत फ़ोन लगाई, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ था। फिर मैंने होटल के टेलीफोन पर फ़ोन किया। फ़ोन अमन सर ने ही उठाया। उनका आवाज़ सुनकर मैं रो पड़ी। मैं सिसकती हुई आवाज़ से सर से कहा, अमन सर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम हो कहाँ? मैंने उन्हें बता दिया। उनके आने तक मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे आसपास नर्स हैं जो मेरी देखभाल कर रही हैं। हॉस्पिटल में मेरे चाचा चाची भी मौजूद थे। सबको पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है।
मेरे चाचा अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में मेरी दोस्त रीना भी मुझसे मिलने के लिए आई। वह मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, माला ऐसा करने वाला कौन था? मैं उसके चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। अब मैं कैसे कहती कि ऐसा करने वाला तुम्हारा होने वाला पति गौतम है। मैंने उससे मुंह फेर लिया। वह कहने लगी, तुम तो मुझे हर कुछ बताती हो, क्या तुम यह बात मुझे नहीं बताओगी? मैंने कहा, अगर तुम्हें मैंने बता दिया कि ऐसा करने वाला कौन है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वह कहने लगी, कौन था वो? मैंने कहा, गौतम। रीना कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो माला? गौतम तो यहाँ है ही नहीं, वह तो शहर से बाहर चला गया। इतना कहते ही वह खामोश हो गई। वह कहने लगी, अच्छा अब मैं समझ रही हूँ कि वह बाहर क्यों चला गया। उसने मुझे कहा कि मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। मुझसे आखिरी बात उसने की, उसके बाद से उसने मुझसे अभी तक कोई बात नहीं की है। मैंने कहा, रीना अब वह तुमसे कभी बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वह तुमसे भी बस वक्त गुजार रहा है। रीना का भी दिल टूट चुका था। सबको पता चल चुका था कि ऐसा करने वाला कौन था। अमन सर को भी मालूम हो चुका था। अमन सर ने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस वालों ने छानबीन की, लेकिन गौतम का कहीं भी कोई पता नहीं चला। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। अस्पताल से आने के बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। मैंने सोच लिया कि मैं खुद को मार डालूंगी, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। मौत भी मुझे गले नहीं लगा रहा था। पापा को जब यह सब बात पता चला तो पापा भी बहुत शर्मिंदा थे। वह अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा थे। मुझे सीने से लगाकर रोने लगे। वह कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, अगर मैं तुम्हें शहर नहीं भेजता तो शायद तुम्हारे साथ यह सब नहीं होता। खैर मैं अपने बाबा को क्या कह सकती थी। मैंने अपने बाबा को माफ़ कर दिया। मैंने कहा, बाबा आपकी गलती नहीं है, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन मेरी किस्मत में यह सब लिखा था। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। आज उस हादसे के हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। उस हादसे को भूल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैं उस हादसे को बहुत हद तक भूल चुकी हूँ और मुझे हिम्मत देने वाला कोई और नहीं, अमन जी हैं। मेरे गांव आने के बाद उन्होंने मुझे हिम्मत दी। इन 3 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन अमन सर मुझसे बात ना की हो। वह मुझसे हर दिन बात करते थे, मुझे तसल्ली देते थे। उनकी मोहब्बत ने ही मुझे नई ज़िंदगी दी। उन्होंने मुझे अपने दिल की बात कही कि वह मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने भी उन्हें सारी हकीकत बता दी कि कैसे गौतम ने मुझसे बात की थी और मैं उन्हें समझकर बातें कर रही थी। उस दिन मैं आपको समझकर मिलने गई थी कि वह आप हो, लेकिन वह गौतम था। खैर मैं भगवान से दुआ करती हूँ हर लड़की को अमन जी के जैसा पति मिले। भगवान हर लड़की का नसीब अच्छा करे। इतने बड़े हादसे के बाद अमन सर ने मेरा हाथ थामा। मुझसे वादा किया था कि 18 साल होने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। पूरी धूमधाम से पूरी दुनिया के सामने वह मेरा हाथ थामेंगे, मुझे अपना बनाएंगे, मुझे अपना नाम देंगे। इस रिश्ते से अमन सर के घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे और उन्होंने अपना वो वादा भी पूरा किया। आज मैं दुल्हन के जोड़े में सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि तभी अमन जी कमरे में आए। वह मेरे बहुत करीब आ गए और मेरी तारीफ़ करने लगे। उन्होंने कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं उनके सीने से लग गई। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।